हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे? कहा तो कह रहा कि माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे? हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड्स 27th टाइम। तो वो है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा है जो कि माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतेह करने वाली व्यक्ति बन चुके हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, यही है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 27 बार फतेह कर चुके हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि पासांग दावा शेरपा 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। मतलब कि दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो पासांग दावा शेरपा जो थे वो छब्बीसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति थे। रविंद्र कुमार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। और रविंद्र कुमार है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे पहले व्यक्ति थे। अगर बात करें तो लवराज सिंह धर्मशक्तू 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। हाँ, तो लवराज सिंह धर्मशक्तू 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिला पहले भारतीय थे। आगे बात करें तो प्रसिद्ध नेपाली पर्वतरोही पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने 27 मई को 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कामी रीता शेरपा को इतिहास के सबसे कुशल पर्वतारोहियों में से एक माना जाता है। आगे की अगर हम बात करें तो नया विश्व रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट की अपनी 27वीं सफल चढ़ाई के साथ कामी रीता शेरपा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कामी रीता शेरपा है जो कि अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम हो रही है। आगे की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से कि परीक्षा संजीवनी माउंट एवरेस्ट के मामले में कि जुंको तबेई जापान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। साथ ही साथ 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला है। तो कह रहा है कि जुंको ताबेई जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। साथ ही साथ 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है। आगे की बात करें तो बछेंद्री पाल को आप जानते होंगे। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो पूछेगा आपसे कि प्रथम भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल जो कि 1984 में चढ़ी थी। 1984 में। आगे बात करें तो संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। हाँ, संतोष यादव जो थे वो संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। आगे की बात करने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स मैं आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव आता हूँ। और डेली करंट अफेयर प्लस में स्टैटिस जीके स्पेशल स्टैटिस जीके आती है। और इस वीडियो की सबसे खास बात ये कि ये बाईलैंग्वेज क्लासेस में रहती है और सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। और ये भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस और यूपीएससी, आप कह सकते हो स्टेट। और रोज़ शाम को 8 बजे होती है आपकी टेस्ट, तो उसमें जुड़ना ना भूलें।
विश्व विश्व उच्च रा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाई जाती है 17 मई को। 17 मई को जो मनाई जाती है वो विश्व रक्तचाप दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? विश्व रक्तचाप दिवस जो मनाई जाती है वो 17 विश्व रक्त दिवस जो मनाए विश्व रक्त दिवस जो मनाई जाती है वो 17 मई को मनाई जाती है। और 17 मई को विश्व रक्त चाप दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो वर्ल्ड हाइपर टेनेशन डे जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है, सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाई जाती है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाई जाती है वो 13 मई को मनाई जाती है। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाई जाती है वो 12 मई को मनाई जाती है। और अगर बात करें 2023 की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। मतलब कि आपके ब्लड ब्लड स्ट्रीम में जो उसको हर समय चेक करने की अनुमति दिया जा रहा है, चेक करने के लिए बताया जा रहा है। विश्व रक्तचाप दिवस पहली बार 2005 में विश्व रक्तचाप लीग WHL द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ, विश्व में पहली बार रक्तचाप दिवस जो मनाई गई थी वो 2005 में मनाई गई थी। कब मनाई गई? तो वो 17 मई को मनाई गई थी। हाइपरटेंशन टेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब कि हाइपर टेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे की बात करें तो हाइपरटेंशन के 8 कारण जान लें। ना करें ये गलती। वजन बढ़ाना आपके लिए हानिकारक हो गया, तो एक्सरसाइज ना करना ये आपके लिए हानिकारक है। बैठे बैठे टीवी देखना और तनाव में रहना, मतलब स्ट्रेस में रहना, और वसा युक्त भोजन करना, जैसे तले हुए जो हो गए आपके बहुत हो गए। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो उससे डिप्रेशन में रहते हैं। फल या सब्जी कम खाना, मतलब फल सब्जी कम का ज़्यादा आप जो खाते हैं वो जंक फूड खाने में ध्यान देते हैं। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो विश्व कैंसर दिवस आपकी मनाई जाती है वो 4 फरवरी को मनाई जाती है। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो विश्व कैंसर दिवस आपकी मनाई जाती है 4 फरवरी को मनाई जाती है। और विश्व विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो मनाई जाती है वो 21 मार्च को मनाई जाती है। और 24 मार्च को मनाई जाती है विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाई जाती है। और अप्रैल 2 को मनाई जाती है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है। आगे की अगर हम बात करें तो अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया है? करा कि अभ्यास जो होता है, एक्सरसाइज तो होता है, जल राहत का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है असम में। असम में जो है वो अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा मनाया गया है। आगे की बात करें तो ये देख लीजिए, जो असम में मनाई गई थी। भारतीय सेना की गजराज करने करने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर असम में मानस नदी पर हागरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया है। अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा SSB राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुलिस प्रतिनिधियां ने भाग लिया। जल राहत अभ्यास उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ के जवाब में भारतीय सेना को तैयारियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार NDRF, मतलब भारत सरकार जो है NDRF जो आपका जो है वो का गठन देश में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भू भूस्खलन भूस्खलन, बादल फटना, भूकंप आदि जैसे आपदाओं के समय मानव को मदद करने के लिए बनाई गई है। तो साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत
तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। मतलब 2005 और 2006, 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्तमान में इसके महानिदेशक अतुल अतुल करवाल है। कौन है? अतुल करवाल जो है वो वर्तमान में इसके महानिदेशक है। आगे बात करें प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की बात करें तो अध्यक्ष जो है वो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष जो है मतलब नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमारी बेरी है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और सीईओ नीति आयोग की बात करें तो बी वी आर सुब्रमण्य। और ये थे संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें तो अध्यक्ष जो है 22वें विधि आयोग के तो ऋतुराज अवस्थी है। और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो रेखा शर्मा। और अध्यक्ष राष्ट्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हंसराज गंगाराम अहीर है। अगर की बात करें तो अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के जो कर्मचारी आयोग अध्यक्ष जो है एस किशोर है। और यह 7वें वेतन आयोग है अशोक कुमार माथुर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि फती फती बासाघा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया? हाँ, फती बासाघा फती फती बासाघा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया है लीबिया। फती करा कि फती बासाघा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया लीबिया को। आगे की बात करें तो ये कुछ देखते हैं। हाल ही में लीबिया की राजधानी हन। तो हाल ही में लीबिया की संसद ने लीबिया के प्रधानमंत्री हाल ही में लीबिया की संसद हाल ही में लीबिया के प्रधानमंत्री फती बासाघा को उसके पद से निलंबित करने का निर्णय लिया है। उन पर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार या नीतिगत असहमति 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 के आरोप लगाए गए। तो लीबिया के संसद ने लीबिया के प्रधानमंत्री फती 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 बासाघा को उसके पद से निलंबित करने के लिए किया गया है। लीबिया 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के शासन की समाप्ति के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन का सामना कर रहा था। आगे की बात करें तो लीबिया की जो लोकेशन है वो अफ्रीका में है। ये देखिए लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो आप कहोगे लीबिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। लीबिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। देश का अधिकांश भाग सहारा मरुस्थल में स्थित है। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड इन द सहारा डेजर्ट। राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और मुद्रा लीबिया दिनार है। तो बिल्कुल इसको नहीं भूलिएगा। राजधानी है जो त्रिपोली है। राजधानी लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और मुद्रा लीबिया दिनार है। आगे बात करें तो संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपसे क्वेश्चन पूछा कि संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल जो लॉन्च किया है वो किया आपका अश्विनी वैष्णव ने किया है। आगे बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। यूनियन कमिश्नर मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वैष्णव लॉन्च्ड द स्केलर साथी पोर्टल
ड्यूरिंग अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाए रखने के लिए। आगे की बात करें, जब कोई भी इस पोर्टल पर मोबाइल खोने की जानकारी देगा तो उसके बाद कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होंगे। व्हेन एनीवन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट losing mobile on the portal, then there will be some identity verification after this। उसके उसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरैक्ट करके यह पोर्टल फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। संचार साथी की मदद से परीक्षा की जड़ी बूटी में आप सभी को स्वागत है। हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल। भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया। भूपेंद्र यादव जो हैं वो क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं, वो किए हैं मेरी लाइफ लॉन्च किए हैं। कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री जो आपका है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सर्वानंद सोनोवाल ने सागर हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूपीएससी के अध्यक्ष के पद की शपथ किसने ली है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के पद के शपथ जो ली है वो क्यों ली है? मनोज सोनी ने लिया है। मनोज सोनी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये यूपीएससी यानी यूनियन कमीशन मतलब उसको क्या कहते हैं? जिसकी अध्यक्ष है, क्या है? अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है। आगे अजय बीज बने एक्सचेंज इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। रथेंद्र रमन कोलकाता के एसएमपी 15 के नाम चेयरमैन बने हैं। राजीव धार एन राजीव राजीव धार राजीव धार एनआईआईएफ के अंतरिम सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आयोग की वरिष्ठ सदस्य स्मिता नागराज के शपथ दिलाई। डॉक्टर सोनी 2017 में एक सदस्य के रूप में यूपीएससी में शामिल हुए और बाद में अप्रैल 2022 में अध्यक्ष के कर्तव्यों को ग्रहण किया। संघ लोक सेवा आयोग यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक लोक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भारतीय संविधान के भाग आपका जो है 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत यूपीएससी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हाँ, तो यूपीएससी के प्रावधान के लिए आपका जो है वो भाग कितना में? आप कहोगे भाग जो आपका जो है कितना में? तो भाग आप कहोगे भाग जो है वो 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के समाधान के लिए एक चर्चा की गई है। आगे की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो कार्यकाल यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। आगे बात करें तो पुनर्नियुक्ति कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्त या पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष जो होते हैं मतलब कि उसका जो सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति को मतलब कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हाँ, कह रहा है कि
इंटरनेशनल ग्लैमर इंटरनेशनल ग्रामर प्रोजेक्ट मिशन मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज वोन द टाइटल ऑफ इंफॉर्मेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट एमआरएस इंडिया 2023? सानिका लहाने जो इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिशन इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये देख सकते हैं इसका सीन कुछ इस तरह से। आगे बात करें तो नंदिनी नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023, सीनी शेट्टी मिस इंडिया 2022। तो नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023, उसके बाद सीनी सीनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 में है। सीनी शेट्टी मिस इंडिया 2022। और आपका जो है कि मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020। इंटरनेशनल ग्रामर प्रोजेक्ट एकमात्र मकसद आज आज की महिलाओं को आत्मविश्वास और एक मंच देना है। मिस यूनिवर्स की बात करें तो हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 में है। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 में है। और सुष्मिता सेन जो है वो आपका मिस यूनिवर्स 1994 में है। कार्ड की वार्षिक बैठक 2022-2023 ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर अब कहाँ होगी? कार्ड की वार्षिक बैठक जो कार्ड होती है ना, कार्ड की वेयर विल द एनुअल मीटिंग ऑफ द क्वाड क्वाड की वार्षिक बैठक क्वाड की जो वार्षिक बैठक है, क्वाड की वार्षिक बैठक 2023 ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर अब कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? वो जापान में होगी। क्वाड का वार्षिक बैठक जो होगी 2023 में, वो कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर कहाँ होगी? तो वो होगी जापान में। आगे बात करें तो ये देखते हैं कुछ इस तरह का क्वाड बैठक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में होने वाली डेट सीलिंग नेगोशिएशन कर्ज सीमा पर चर्चा के कारण ऑस्ट्रेलिया की यात्रा स्थगित कर दी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में होने वाली डेट सीलिंग नेगोशिएशन कर्ज सीमा पर चर्चा के कारण ऑस्ट्रेलिया की यात्रा को स्थगित कर दिया गया। यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज पोस्ट postponed a trip to Australia due to a debt calling negotiation scammed a Washington। आगे की अगर हम बात करें तो जो बाइडन 24 मई को सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक में भी नहीं जाएंगे। तो क्वाड बैठक जो कि होगी 24 मई को सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि क्वाड की सालाना मीटिंग अब सिडनी में नहीं होगी। तो हर एक तरह से बाधा पहुंच रही है। क्वाड नेता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान के नेता इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 में मिलेंगे। क्या है क्वाड? इतने देरों से हम लोग चर्चा कर रखा है इंडिया, अमेरिका, जापान और उसके बाद और आपका कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड क्या है? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फोरम है जिसमें विश्व के 4 देश यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान शामिल है। तो क्वाड यानी क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फोरम है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया? 37वें राष्ट्रीय खेल जो आपका जो हो रहा है, मतलब कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? वो किया गया गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से खेला जाता है। क्या खेला जाता है? गतका को गतका
गतका एक पारंपरिक खेल है। इसे आधिकारिक रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल कर लिया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 इस बरस अक्टूबर में गोवा में होने वाले हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो पीटी ऊषा जो है। गतका की अगर बात करो तो गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। पंजाब ने इस भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 जो होगा, मतलब कि भेयर विल बी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 बी हेल्ड। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है दिल्ली में किया गया। 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। ऑन मई 18 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनगूरेट द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन न्यू दिल्ली। यह एक्सपो आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव का हिस्सा है और 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में आएगी। राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉकथ्रू का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में जानते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित किया। हाँ, पहला जो संग्रहालय बनाए गए थे वो कब बने थे? 1977 में बनाया गया था। इसका जो है देश का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है। आगे बात करें तो RRR रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर में आप सभी को स्वागत है। हेकानी जाखलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकाली जाखालू हेकाली जाखालू जो है, हेकाली हेकाली हेकानी हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली पहली महिला विधायक बनी है? तो वो बनी है नागालैंड की हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो वो नागालैंड की बनी है। आगे की बात करें, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन्य दिवस जो मनाई जाती है, वन्य विश्व वन्य वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है? तो वो 3 मार्च को मनाई जाती है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाई जाती है। ISI के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई? ASI के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? तो वो की गई है ओडिशा में ASI के द्वारा 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। आगे की बात करें, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 W20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजी नगर में भारत की G20 की अध्यक्षता W20 की पहली बैठक किया जाएगा। आगे बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है भोपाल।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 16 मई को मनाई जाती है। ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विराट कोहली को। एशिया का पहला साहसी रिसर्च लैब कहाँ बनाया गया है? तो एशिया का पहली सभी रिसर्च लैब जो एशिया का पहली लैब रिसर्च जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी पुणे में बनाई गई थी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया है? एल मुरुगन को। आगे की बात करें, किस देश के क्रूड ऑयल व हथियार व अन्य अन्य कारोबार के लिए भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया? तो किस देश ने क्रूड ऑयल व अच्छा वो रूस लिया गया था। 16 मई को सिक्किम राज्य ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो वो मनाया था 48वां। आगे की बात करें तो 50 स्टार्ट अप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने लॉन्च किया है? तो 50 स्टार्ट ऐप ऐप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने किया? तो भारत और बांग्लादेश ने किया गया 50 स्टार्ट अप एक्सचेंज। और इसके बाद करें तो भारतीय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीसीआई का नया अध्यक्ष जो किया गया है रवनीत कौर किया गया है। किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रयोग उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश में। मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मेरी लाइफ ऐप जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो वो किया गया है भूपेंद्र यादव ने किया गया है। आगे की बात करें तो लूसेंट स्टैटिक सब्जेक्ट बाई सीरीज इंडिया ज्योग्राफी के 6 में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लेंगे इम्पोर्टेंट दर्रे को। इम्पोर्टेंट दर्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टैटिक्स वाले जीके में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमुख जो दर्रे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में आपका जम्मू कश्मीर है और नीचे में आपका जो है ऊपर में लद्दाख है और नीचे में जम्मू कश्मीर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और इधर यूपी है और इधर आपका जो है बिहार है, नीचे झारखंड है, फिर ऊपर में पश्चिम बंगाल और सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर असम और फिर मेघालय और फिर ऊपर में उस साइड में आपका बगल में जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बना रखा है कि आपका जो जम्मू कश्मीर में क्या कौन कौन दर है। तो जम्मू कश्मीर में आपका 3 दर्रा है, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। तो आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं तो आप बोलोगे कि 3 दर्रा है। तो कौन बोलेगा कौन कौन दर्रा है? तो पीर पंजाल और जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है। तो आप बताओ कि हिमाचल प्रदेश में जो आपका जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में आपका जो है वो हरियाणा, सॉरी हरियाणा में 2 दर्रा सिर्फ और सिर्फ है। एक तो आपका है, एक सिर्फ और 3 दर्रा है। एक है आपका जो है, एक तो वारालाचा वारालाचा दर्रा है, एक तो सिपकीला दर्रा है और एक तो आपका रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा और आपका जो आपका बारालाचा दर्रा आपका जो है वो हरियाणा में है। आगे अगर हम बात करें तो लद्दाख में आपका जो दर्रा है वो बहुत ज़्यादा है। दर्रा किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच जो गैप होती है जिससे आवाजाही आप कर सकते हैं उसको आप लोग कहते हैं दर्रा कहते हैं। आप लोग क्या सब कहते हैं? ऊपर में लद्दाख में आपका जो है वो कौन कौन दर्रा है? तो लद्दाख में आपका जो है वो
आपका है मिंत्रा का दर्रा है, उसमें पार पी का दर्रा है, उसके बाद में आपका जो है खून जरा दर्रा है, फिर आग हील दर्रा है, उसके बाद में आपका काराकोरम दर्रा है, फिर आपका सासाराम सशौरा दर्रा है, उसके बाद में आपका जो है वो है खुर्दरा लाग दर्रा है। उसके बाद में आपका उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ दो दर्रा है। एक तो आपका जो दर्रा है उत्तराखंड में, वो आपका जो है वो है माना दर्रा, माना दर्रा और लिपू लेक दर्रा है, जो कि आपका उत्तराखंड में मौजूद है। उसके बाद आगे बात करें तो सिक्किम। सिक्किम में एक तो कौन दर्रा है, तो सिक्किम में आपको कि सिक्किम में दो दर्रा है। एक तो नाथू, एक तो आपका जो है वो नाथुला दर्रा है और दूसरा जेलेबला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा और जेलेबला दर्रा जो है आपका कहाँ है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा दर्रा है। एक तो था कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश में सेला पास दर्रा है, बोमडीला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ही है, और कुमजा वांग दर्रा और दिपू लेक दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से जो आपका है स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही मैंने कमाल के बनाई है। आगे अगर बात 1857 के क्रांति की बात करें, तो वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में देख सकते हैं। ऐसे है कैंपबेल जो है, वहीं कौन सा ऐसा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने के महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो है कैंपबेल। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह में अछूत रहा, तो वो है मद्रास। 1857 का विद्रोह किसकी किसकी वरीयता किसकी वरी किसकी किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो वो कहा था लक्ष्मीबाई। इसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूमरोज ने कहा था भारतीय भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है, लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो वो क्या था, कमल और चपाती की रोटी। 1857 के विद्रोह के कौन कौन 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वो थे नाना साहब और बेगम हजरत महल और खान खान बहादुर खां। मतलब कि एक दो और तीनों भाग गए थे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। वो जीता वो जीनत महल था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को की थी। आगे बात करो 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो लखनऊ में जीवन खोने वाला तीन इंसान था, जनरल नीर, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो क्या था? BD सावर्कर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलिए अब हम उसको कामेरीता शेरपा का संबंध किस देश से है? तो कामेरीता शेरपा का संबंध किस देश से है? तो वो कामेरीता शेरपा का संबंध नेपाल से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य की राज्यपाल है? तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं। लीबिया किस महाद्वीप में है? तो वो अफ्रीका में है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। G7 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। पहचानो कौन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। पहचानो कौन में आज के कुछ इस तरह से। और आज का सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आप दीजिए। काम की बात ये रही और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।